मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम ग्लोब अक्षांश और देशांतर है उसको पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के पहले हम थोड़ा ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब है क्या। तो ग्लोब जो है एक पृथ्वी का छोटा सा प्रतिरूप है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है और इसका निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माण कौन किए थे? जर्मनी के मार्टिन वायहम। वो जर्मनी के थे मार्टिन वायहम। तो उन्होंने ग्लोब का निर्माण किया और ग्लोब जो है वो पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं जो है खींची हुई होती है। एक रेखा खींची होती है पश्चिम से पूरब खींची हुई होती है जिसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। याद रखिए, ये रेखाएं जो होती है अक्षांश रेखाएं, ये एक दूसरे के समानांतर होती है। और दूसरी रेखाएं जो होती है वर्टिकल, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है, जिसको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों रेखाओं के मदद से कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान का समय और उसका स्थिति का पता लगाते हैं। यानी इससे समय और किसी भी जगह का, प्लेस का, अवस्थिति का पता लगाते हैं। इन दोनों रेखाओं की मदद से हम किसी भी जगह का, समय और अवस्थिति का पता लगाते हैं। तो चलिए आइए एक एक को देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पश्चिम से पूरब समानांतर रेखा, पश्चिम से पूरब खींची हुई समानांतर रेखा को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और यह ग्रीक भाषा के शब्द फाई से इसको इंगित किया जाता है। इसके बाद यह किसी देश की उत्तरतम और दक्षिणतम अवस्थिति का पता बताता है। यानी ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या इसको इक्वेटर कहते हैं, या फिर इसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके उत्तर में स्थित सभी देशों को हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश के नाम से जानते हैं। और इसके दक्षिण में स्थित, यानी साउथ में स्थित सभी देशों को हम दक्षिणी गोलार्ध के देश के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए आगे। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश है। यानी 0 डिग्री ये इक्वेटर है, इसके ऊपर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और जस्ट इसके अपोजिट, यानी साउथ में भी 0 डिग्री अक्षांश के नीचे 90 जो है अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या आपको पूछेगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। वही अगर आपको पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो वो 179 हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 है, इसको 90 जोड़ लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश के नीचे 90 है, इसको 90 जोड़ लीजिए। अब प्लस एक ये भी अक्षांश रेखा है ना। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो उसको हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक अक्षांश है। तो ये कितने हो जाएंगे? 181 हो जाएंगे। तो ये अक्षांशों की संख्या है। ये क्या है? अक्षांश। अगर आपसे कोई पूछ देगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो चूंकि 90 डिग्री जो है ये अक्षांश रेखा है साउथ में, और 90 डिग्री नॉर्थ में, ये रेखा के रूप में नहीं रहती है, यह एक पॉइंट के रूप में हो जाती है, यह एक बिंदु के रूप में हो जाती है। तो इसको हम रेखा काउंट नहीं करेंगे। तो आपको अगर अक्षांश रेखा पूछेगा, तो वो ये 90 डिग्री पॉइंट वाला हटा दीजिए, ये 90 डिग्री यानी 2 माइनस हो जाएगा। तो 181 - 2 अर्थात 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है
वो 179 होता है, और अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 181, याद रखिएगा। इसके बाद आइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम जोन कहते हैं, और यह कितनी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों की बीच की दूरी जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो कंफर्म 111 किलोमीटर ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसको हम जोन यानी कटिबंध के नाम से जानते हैं, समझ गए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो है वो 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इस पर 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ 23.5 डिग्री अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और वही दक्षिणी गोलार्ध में रातें जो होती है वो छोटी हो जाती है। वही 23.5 डिग्री साउथ में यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, सबसे बड़ा दिन। वही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो आइए यहाँ पे 2 पॉइंट हम जान लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। 2 पॉइंट हम जान लेंगे, एक कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, वही 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री अक्षांश को हम साउथ पोल, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम नॉर्थ पोल के नाम से यानी उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री की चर्चा हम बता चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश जो है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, और इसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर या फिर इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश, सबसे छोटी अक्षांश रेखा तो वही है दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश, और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश जो है सबसे छोटी, क्योंकि ये पॉइंट के रूप में रहता है। अब दूसरी बात, कटिबंध के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश जो कि विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है, यहाँ पे मैक्सिमम सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती है, ज़्यादा टाइम पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उष्ण कटिबंध, यहाँ पे उष्ण कटिबंध, यहाँ पे उष्ण कटिबंध होगा। इसके बाद 23.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच में जो है, यहां पे क्या होगा, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और वही 23.5 से 66 के बीच में होगा, क्या होगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण। और 66.5, वही ये 66.5 डिग्री के ऊपर जो होगा उत्तरी शीत कटिबंध,
और 66.5 डिग्री के ऊपर जो होगा इसमें साउथ में वो दक्षिणी शीतकटिबंध, दक्षिणी शीतकटिबंध। समझ गए? यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है हमेशा लंबवत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगा, तो इसको उष्णकटिबंध। और 23.5 से 66.5 के बीच गर्मी थोड़ा कम पड़ता है, तो यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। वही यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है 66.5 डिग्री ऊपर, तो उत्तरी शीत कटिबंध। अब यहाँ पे आइए दक्षिणी में, तो यहाँ क्या होगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री के ऊपर दक्षिणी शीत कटिबंध। समझ गए? अक्षांश रेखा क्लियर? तो अब देशांतर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाएं ये जो होती है ये समानांतर नहीं होती है। देशांतर रेखाएं जो होती है ये समानांतर नहीं होती है, और अक्षांश रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। ये पॉइंट याद रखिए, एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो अक्षांश रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, और वही देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। इसके बाद दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है, ये देशांतर है, इसके बीच की दूरी जो है वो गोरे कहलाती है, और ये चेंजेबल होता है। ये मैक्सिमम 111.3 किलोमीटर ध्रुव के विषुवत रेखा के पास, ये विषुवत रेखा है ना, तो यहाँ पे सबसे अधिक होता है। कितना? 111.3 किलोमीटर होता है। और ध्रुवों की बात करें, ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुव पर ये जो होता है ये बहुत नगण्य यानी शून्य हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दूरी नहीं है ना, दो देशांतरों के बीच की दूरी नहीं होती है। यहाँ पे ये एकदम मिल जाती है एक दूसरे, तो 0 किलोमीटर हो जाता है। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और अधिकतम विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर, और ध्रुव पर सबसे कम यानी 0 किलोमीटर होता है। 0 डिग्री देशांतर एवं 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे के विपरीत होती है। 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे मान लीजिए कि है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, क्योंकि ग्लोब जो है, पृथ्वी जो है हमारा फुटबॉल की तरफ है, तो ये साइड एक लाइन खींचेंगे तो इसका अपोजिट भी एक लाइन होगा, तो 0 डिग्री देशांतर है, इसका अपोजिट वाला 180 डिग्री देशांतर है। समझ गए? 1884 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और उसमें 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, यानी इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, प्रधान यामोत्तर के नाम से भी इसको जानते हैं। और वही 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इसको डेट लाइन कहते हैं, डेट लाइन, और ये समय लाइन। 0 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और यह ग्रीनविच से एक गुजरती है। इंग्लैंड का एक शहर है, सिटी है ग्रीनविच, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। और इसी से किसी भी देश का जो है यह अंतर्राष्ट्रीय समय है, इसलिए किसी भी देश का जो समय निर्धारण होता है इसी 0 डिग्री देशांतर से जो है समय का निर्धारण होता है, और 180 डिग्री देशांतर से तिथि का निर्धारण होता है। तो चलिए 0 डिग्री देशांतर से अगर पूर्व स्थानों का समय जो होगा, पूर्व स्थानों का समय जो होगा वह बढ़ जाएगा, यानी ग्रीनविच से वो समय आगे होगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बज गया ग्रीनविच पे, तो पूरब में जाने पर वो बढ़ेगा 6 घंटा 7 घंटा ऐसे बढ़ेगा। वो समझेंगे हम कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है। और पश्चिम में, वही पश्चिम में अगर हम आएंगे तो समय जो है घट जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब 1-1 डिग्री के अंतराल पर बढ़ता है घटता है, वो हम बताएंगे आगे। इसके बाद इधर आने पर ये 6 हो जाएगा, हम बता दिए ऑलरेडी। इसके बाद अगर 180 डिग्री देशांतर जो है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसके पूरब दिशा में हम जाएं, पूरब दिशा में जाए तो 1 दिन का घटा होता है, यानी पूरब दिशा में -1 दिन हो जाता है। वही पश्चिम
पश्चिम में जाए तो प्लस 1 दिन हो जाता है, यानी 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में हम जाएंगे तो 1 दिन का घाटा हो जाता है, और वही पश्चिम में जाने से 1 दिन जो है वो बढ़ जाता है। समझ गए। अब आता है देशांतरों की संख्या। तो देशांतर जो है 0 डिग्री, ये देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ 0 है, तो इसके ये देशांतर रेखा नहीं है, इसको 0 डिग्री जो है देशांतर को, इसको 1884 में देशांतर रेखा यानी इसको समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन जो होती है उत्तर से दक्षिण, इसी को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो 0 डिग्री के इधर 180 देशांतर और 0 डिग्री के इधर 180 देशांतर होता है। तो कुल देशांतरों की संख्या 360, 3 देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या 360 हो जाएगा। कोई पूछेगा देशांतरों की संख्या तो उसमें 360 हो जाएगा। और 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, वो सीधी लाइन नहीं है, वो सीधी लाइन नहीं है, उसको 4 जगह से मोड़ा गया है। समय के कुछ प्रॉब्लम के चलते उसको 4 जगह से मोड़ा गया है, तथा यह प्रशांत महासागर से खींचा गया है, और यह बेरिंग जल डमरू मध्य के करीब है। सबसे करीब जो है वो बेरिंग जल डमरू मध्य के करीब है। समझ गए। तो यहाँ से हम देशांतर समझ गए। तो अक्षांश, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है, और अविभाजित रूस के 11 समय जोन थे। कितने? 11 समय जोन थे। तो अविभाजित क्या कहने का मतलब है कि 1991 में इसका विभाजन हुआ था रूस का, उसके पहले इसके टोटल 11 समय जोन थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 4 समय जोन। और यूएसए की बात करें तो 6 समय जोन, कनाडा के भी 6 हैं, चाइना के 2, भारत के 1 है। भारत का भी 2 करने का जो है प्रस्ताव चल रहा है, मंत्रणा भी हो रही है। इसके बाद भारत का जो है समय रेखा वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी या फिर कहीं कहीं इसको मिर्जापुर भी देता है, मिर्जापुर से गुजरता है। तो आइए इसको हम समझेंगे। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर कह रहा है, तो ये ग्रीनविच से उतना 82.5 डिग्री जो है आगे रहेगा। तो चूँकि यहाँ पे हम जान लिए हैं कि पृथ्वी को जो है 360 डिग्री एक बार में चक्कर लगाता है, तो 360 यानी 24 समय जोन, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटा में जो है वो 1 घंटा में 15 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो 60 मिनट में 15 चौके 60, यानी 4 मिनट के लिए 1 डिग्री, यानी पृथ्वी 1 डिग्री चक्कर लगाने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। तो आइए हम इसको मिनट में बदल देते हैं। तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री है, यानी 2 दूनी 4 16, 164, यानी 165/2 इंटू 4 यानी 2, ये कितना आ जाएगा? 330, यानी 330 मिनट। तो 330 मिनट आ गया, तो 330 मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 300 यानी 30, यह आ गया 5 घंटा 30 मिनट। समझ गए। यानी जो है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच में अगर 12 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। अगर वहाँ 1 बजेगा तो वहाँ पे 6:30 बजेगा, यानी 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से हमारा टाइम आगे रहता है। याद रखिए कितना? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्ण दाब की स्थिति रहती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के बीच
उपोष्ण दाब की स्थिति रहती है, जिसके कारण इसको हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपोष्ण दाब की स्थिति होती है। और अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वही अफ्रीका की ही नदी है लिम्पोपो, जो मक्का रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा अर्थात कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर जो है अटलांटिक महासागर से गुजरती है। समझ गए? तो आइए यहाँ पे हम कुछ पढ़ लेंगे, देख लेंगे। कर्क रेखा जो है वो मैक्सिको, भारत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है। कर्क रेखा याद रखिए, कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है। कर्क रेखा मैक्सिको से केवल एक ही रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। ये बहुत एग्जामिनर ने 2-3 बार इसको क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो कंफ्यूज मत हुई है। कर्क रेखा केवल मैक्सिको जो है, मैक्सिको से एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। याद रखने का चीज़ है, बहुत याद रखिए इसको। इसके बाद वो भारत से भी गुजरता है, चीन से गुजरता है, म्यांमार से और बांग्लादेश। भारत के वो 8 राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्य देख लेंगे। उसका ट्रिक है छगुराम झप त्रिमी। उसका ट्रिक है, जो 8 राज्य हैं उनका एक ट्रिक है छगुराम, छ-गु-रा-म झ-प-त्रि-मी। छ मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, छगुराम झप त्रिमी, बोला ना, छगुराम झप त्रिमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छगुराम झप त्रिपुरा और मिजोरम। छगुराम झप त्रिमी। और यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में उड़ीसा ही देता है। याद रखिए, उड़ीसा जो है, उड़ीसा से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद आएंगे इसके बाद जो है कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है, भारत से, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से। मैक्सिको से केवल एक ही रेखा कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, और ब्राजील से गुजरती है। ये 2 याद रखिए, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। इसके बाद मकर रेखा जो है चिली, ब्राजील, नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। बहुत से देश हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये याद रखिए। भूमध्य रेखा यहाँ पे ध्यान रखिए कि ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। ब्राजील भूमध्य रेखा प्लस मकर रेखा, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। मैक्सिको से केवल और केवल कर्क रेखा। मैक्सिको इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं कि बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए। मकर रेखा हो गया। मकर रेखा जो है ब्राजील, चिली, नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। और एक नोट करके याद रखिए कि एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजर रही है, यहाँ पे भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। समझ गए? तो दक्षिण अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। समझ गए? तो मैं समझ रहा हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।